एनडीए में बीजेपी के पूर्व विदेश और वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें इन्होंने बीजेपी प्रवक्ताओं की कट्टरता को न्यू इंडिया का एक महत्वपूर्ण तत्व बताया है। यशवंत जी, आप तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं देश भर के। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी, समय देने के लिए, निकालने के लिए। पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी, जो आपने आज लेख लिखा है, बहुत लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि जो ये बढ़ती कट्टरता है, इसका क्या असर हो रहा है, वो हमें जरा बताइए। देखिए, ये जो बढ़ती कट्टरता है, इसका क्या असर हो रहा है, तो असर तो साफ दिख रहा है। और जो सामने आता है, उसके अलावा जो सामने नहीं आता है, छुपा रह जाता है या लोग नोटिस नहीं लेते हैं, उसको अगर देखें तब एक अंदाज होता है कि देश में कट्टरता कितना फैल गया है। और सोशल मीडिया पर आप जाएं, इतनी घृणा लोग फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर। फिर कुछ देश के चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, उनका एक ही काम है कि सुबह से शाम तक वो धार्मिक कट्टरता फैलाने का काम कर रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं है। और जाहिर है कि रोक टोक इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ऊपर किसी बहुत महत्वपूर्ण संगठन या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का वरद हस्त है। और मैंने जो लेख लिखा उसमें मैंने इसी बात को कहा है। अभी खबर आ रही है कि एफआईआर दर्ज हुआ है। इतना दिन क्यों लग गया एफआईआर दर्ज होने? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा या कहना चाहूँगा आपसे कि धर्म संसद होता है, उसमें लोग अनाप शनाप बयान देते हैं, पुलिस के पदाधिकारी उनके साथ हंस बोल रहे हैं। तो ये यही दर्शाता है कि प्रशासन और शासन में बैठे जो लोग हैं, वो इनके साथ उनकी मिली भगत है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मैं कुछ विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इतना शोरगुल नहीं मचा होता तो आज जो एफआईआर दर्ज हुआ है शायद वो भी दर्ज नहीं हुआ होता, और बाहर के देशों में इसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई होती, तो हिंदुस्तान में भी इसको दबाने का प्रयास किया गया है। जी, जो ये एफआईआर हुई है 32 लोगों पर हुई है, 20 उसमें मुस्लिम हैं, 11 इसमें हिंदू बताए जा रहे हैं। और आप कैसे देख रहे हैं जो ये एफआईआर हुई? क्योंकि एक तरह से एक पक्ष ये भी कह रहा है कि एक बैलेंसिंग एक्ट है, दूसरे पक्ष ये कह रहा है कि बस एफआईआर हो गई, कुछ होगा नहीं। लेकिन इसमें वो नाम हैं जिन्होंने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, कई नाम हैं जिनमें प्रश्न चिन्ह है। नहीं, बिल्कुल मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा आपने मुझे बताया कि इसमें अधिकांश नाम माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, कुछ नाम मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं। तो ये भी दिखाता है कि बैलेंस भी नहीं रखा गया। और अभी जो हाय तौबा मचा हुआ है वो उन बयानों के चलते बचा हुआ है जो बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ताओं ने दिया, किसी मामूली इंसान ने नहीं दिया। इधर उधर सड़क चलते आपने हमने कोई बयान नहीं दिया। ये टीवी के चैनल में बैठकर बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने ये बातें कही। तो फिर इसमें ये करने का क्या, एक समानता बनाने की बात कि इधर से भी उधर से भी, और फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से ज़्यादा लोगों के ऊपर केस करो जिसमें ये संदेश जाए कि उनके खिलाफ हम बहुत ज़्यादा कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, अपने लोगों को शायद हम हल्के ढंग से लेंगे। देखिए, एक बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि लोगों का विश्वास उठ गया है। एक भारी क्रेडिबिलिटी गैप पैदा हो गई है भारत सरकार की मंशा को लेकर। और ये जब तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये विश्वास का संकट जो है ये खत्म नहीं होगा इतनी आसानी से। बिल्कुल सर, मैं आपके लेख पर आऊंगी। मैं जिस तरह से आपने कहा कि ये क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है, अगर अब एफआईआर हो जाती है, कल खबर आती है कि बीजेपी का जो नेता हर्षित श्रीवास्तव ने जो ट्वीट किया था उसको अरेस्ट किया जाता है, तो सरकार या प्रशासन, सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो संकेत दे रहे हैं कि हाँ, हम
कार्रवाई कर रहे हैं, क्या ये पर्याप्त है? देखिए, कार्रवाई कर रहे हैं इसका तो उन्होंने प्रमाण उस समय भी दिया जब उन्होंने ये कहा कि नूपुर शर्मा और बाकी जो लोग थे वो लोग फ्रिंज एलिमेंट। तो फ्रिंज एलिमेंट को भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता बनाकर इतने दिनों से क्यों रखा हुआ? और अभी भी जो कार्रवाई हो रही है वो हम देखना चाहेंगे आगे चल के कि उस कार्रवाई में कितना दम है। नहीं तो नाम के वास्ते कार्रवाई होगी तो फिर विश्वास का संकट और गहरा होगा, कम नहीं होगा। या आपने मेजॉरिटी कम्युनिटी से 2 लोगों को लिया और माइनॉरिटी कम्युनिटी से 10 लोगों को लिया तो उससे भी विश्वास का संकट बना रहेगा। इसलिए सरकार को बिल्कुल निष्पक्ष होकर पुलिस को कहना चाहिए, भाई अपना काम करो, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और तब हम जज करेंगे कि पुलिस ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही। सर, आपने अपने लेख में जो वाजपेयी जी के दौरान, जब आप बीजेपी में थे, अब आप तृणमूल में, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार के दौरान जो गौरवमयी इतिहास रहा है उसको याद किया है। आपने याद करा अपने लेख में किस तरह से जो G7 के लीडर्स की टेबल पे वाजपेयी जी को निमंत्रित किया गया। 98 में जो भारत ने परमाणु बम किए थे, दुनिया भर में कई सवाल उठे, लेकिन फिर 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए और किस तरह से आप जब विदेश मंत्री थे तो राष्ट्रपति ने आपको सबसे पहले बुलाया। तो आपने अपने लेख में लिखा है कि तब प्रचार नहीं होता था, काम होता था, अब क्या ज्यादा होता है। तो क्या लगता है कि आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव है? वो वाली बीजेपी और इस वाली बीजेपी में कितना बड़ा अंतर कैसे आ गया? उस वाली बीजेपी में और इस वाली बीजेपी में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में। और मैंने केवल जिक्र 2-3 घटनाओं का किया है वाजपेयी जी के समय का, ये दिखाने के लिए कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कितनी प्रतिष्ठा थी। लेकिन उसका ढोल हम लोगों ने नहीं पीटा। हम लोग कहीं ये कहते हुए नहीं गए, टेलीविजन पर कोई लाइव नहीं दिखाया गया, वाजपेयी का नारा नहीं लगा। लेकिन फिर भी वाजपेयी जी के समय में देश की प्रतिष्ठा चरम पर और हम सबको उसका लाभ मिला। ये मैंने लेख में लिखा है। आज अगर उसका एक अंश भी सत्य होता तो पता नहीं, हम समझते हैं कि पता नहीं क्या होता, हम आसमान को जमीन पर, धरती पर लाते कि क्या करते जी। अब ये सोचिए कि जैसा मैंने अपने लेख में लिखा है कि क्वाड की मीटिंग होती है और मोदी जी बाकी जो 3 नेता हैं उनसे एक कदम आगे चलने का प्रयास करते हैं और उसी पर लोग इतने फ्रेंजी में चले जाते हैं कि भावनाओं में बह जाते हैं कि चारों तरफ ये प्रचार होता है कि बस देखो, दुनिया के सबसे बड़े नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बन गए। क्यों? क्योंकि वो सबसे आगे कैमरा में देखते हुए चल रहे हैं। इतनी छोटी छोटी बात का अगर देश में इस तरह प्रचार किया जाएगा तो जाहिर है कि कोई न कोई बहुत ज्यादा अंदर से परेशान है और देश के सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद भी कहीं न कहीं लगता है कि उनको विश्वास नहीं होता है कि हम देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और जब तक इन सारी चीजों का जमकर प्रचार नहीं होगा तब तक शायद उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सर, मैं आपसे जी, इसका तो मनोवैज्ञानिक एक अध्ययन होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो बहुत ही इस तरह का व्यक्ति है जो जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है, वही इस तरह की बात करेगा। जिसके अंदर आत्मविश्वास है वो अपने आत्मविश्वास को लेकर आगे बढ़ेगा और अपना प्रचार कराने की उसका आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यशवंत जी, आपने अपने लेख में ये भी लिखा है कि किस तरह से जब मुस्लिम जो इंटरनेशनल समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर से जो मुस्लिम देश हैं, जब बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर उन्होंने रिएक्ट किया 9 दिन बाद, तब जाकर सरकार इस मामले में चेती है। लेकिन आप ये भी तो देखिए, अब हाल ही में जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पे आए, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, राष्ट्रपति, उनके राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से मिले, इसकी बात हो रही है। तो क्या कूटनीति पे इनका असर पड़ता है? जो मैसेजिंग होती है उसको आप कैसे समझाएंगे हमें? देखिए, मैं इस तरह समझाऊंगा
कि एक जो वाकया था, एक इंसिडेंट था, उसको लेकर ईरान ने और अन्य देशों ने अपनी नाराजगी दिखाई। वो रिकॉर्ड पर है। उन्होंने हमारे राजदूत को बुलाया और अपना जो प्रोटेस्ट था वो दर्ज किया। लेकिन ये प्रोग्राम जो था ईरान के विदेश मंत्री का, ये बहुत पहले से बना होगा, ये उस बयान के बाद से नहीं बना होगा, और इसलिए देश में उनका स्वागत किया गया, करना भी चाहिए था। उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी निभाई और सब लोगों से मिले, बातचीत हुई, तो उसमें कोई टूट इस प्रकार की नहीं। उन्होंने अपना दर्ज कर दिया प्रोटेस्ट, अपनी नाराजगी जो थी वो व्यक्त कर दिया। अब आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि हमने भी अपने लेख के अंत में कहा है कि अब जो मुस्लिम राष्ट्र हैं जिन्होंने इस पर एतराज किया, उनको भी इस मामले को यहीं छोड़ना चाहिए और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। द्विपक्षीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस प्रकार का ऊंच नीच होता रहता है, लेकिन उसको दरकिनार करके हम कोशिश करते हैं कि जो सकारात्मक चीजें हैं उसको लेकर आगे बढ़ें, नकारात्मक को पीछे छोड़ें। सर, जो आपने परेशानी की जिक्र किया, आपने कहा कि शायद सत्ता में बैठे लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए प्रचार करना पड़ता है। और मैं आज राष्ट्रपति चुनाव जो होने वाला है उस पर कुछ आंकड़े देख रही थी। अब एनडीए के जो अगर बात करें कि एक समय जो था कि 21 राज्य थे 2017 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, और निर्वाचन जो मंडल था, अगर हम ग्राफिक्स दिखा सके जो हमारे पास तैयार है, 66% वोट थे। 2017 की बात कर रही हूँ, 70% आबादी का वोट था। देश में 76% क्षेत्र का वोट मिला था। लेकिन 2022 में सर इसमें कमी आई है। एनडीए के पास 17 राज्य हैं, करीब 50% आबादी का वोट है, 44% क्षेत्रफल का वोट है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में सरकार में हारी है बीजेपी। तो जो ये गिरावट देखी जा रही है, क्या इसका भी असर है जो हम इन कट्टरता पर जो झलकता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपको बताऊं कि मेरे जैसा व्यक्ति, और 85 वर्ष मेरी उम्र हो गई, मैंने बहुत समय देखा है, और मैं ये कह सकता हूं कि इस देश का एक मिजाज है और वो कट्टरता को स्वीकार नहीं करता है। भारत ने कभी कट्टरता को स्वीकार नहीं किया है। ये इतिहास का एक उदाहरण है हमारे देश में कि हमने कभी भी कट्टरता को स्वीकार नहीं किया है, चाहे वो किसी धर्म की तरफ से कट्टरता की गई। और इसीलिए आज जो कट्टरता हम देख रहे हैं उसको भी देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और आपने जो अभी आंकड़े दिए उससे साफ है कि बहुत सारा एक बड़ा भूभाग है इस देश का जहां पर लोगों ने इस कट्टरता वाली राजनीति को नकार दिया है। वहां पर कट्टरता वाली राजनीति करने वाले दल या भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी ताकत है, उसको नुकसान हुआ है, उसको फायदा नहीं हुआ। और अगर एक बात मैं और आपसे कहूं कि कर्नाटका हो चाहे मध्य प्रदेश हो, इन लोगों ने वहां के सरकार के ऊपर जो कब्जा किया, एमएलएस का खरीद फरोख्त करके, एमएलएस का इस्तीफा करा के, वो प्रजातांत्रिक कतई नहीं था। अब वो जनादेश का अपमान था। लेकिन इतना जनादेश का अपमान हो रहा है, इतना सब कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे देश आज के दिन कि उसको लोगों ने चलने दिया, हम भूल गए उस बात को। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो थोड़ी बहुत नैतिकता बची थी राजनीति में, उसको भी सिरे से समाप्त कर दिया। यशवंत जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने इतनी तमाम बातें कही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में बहुत अहम है कि जो कट्टरता है वो देश में जो एक बड़ा तबका है लोगों का, वो स्वीकार नहीं करता है।